पाकिस्तान के पिनल कोड में अभी तक चाइल्ड अब्यूज़ का स्पेसिफिकली कोई सेक्शन नहीं है, विच मीन्स कि देर इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर व्हेन इट कम्स टू द केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। अगर आप 376 की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जबकि 377 सोडमी उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज़ 10 ईयर्स और मिनिमम तो उससे भी कम है, जिसमें कुछ साल और साथ में एक मीगर अमाउंट आपने जुर्माने की पे करने, देन यू कैन गो स्कॉट फ्री। जब भी किसी इंसान, मर्द, औरत या किसी भी शख्स के साथ कोई भी किसी भी किस्म का सेक्सुअल क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जो विक्टिम है वो अपने मुतल्लिका थाने में जाकर रिपोर्ट करवाता है। अगर मुतल्लिका थाने की एक्सेस नहीं है तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में खिदमत सेंटर्स बनाए हुए हैं और उन खिदमत सेंटर्स पे पुलिस का एक रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होता है। आप डायरेक्टली उसको जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव आपको रेफ़र करता है सबसे करीबी मेडिको लीगल ऑफिसर MLO के, जिसका काम ये होता है कि वो आपका तिबी मुआयना करता है। अब मेडिको लीगल ऑफिसर का काम क्या होता है? सबसे पहले तो वो विक्टिम को इंश्योर करते हैं कि उसको उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाए कि जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं क्या ये वही कपड़े हैं जो टाइम ऑफ इंसिडेंट पर उन्होंने पहने हुए थे। अगर तो वही कपड़े हैं तो सबसे पहले वो विक्टिम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कपड़े जो हैं उनके हवाले करें। जब वो कपड़े उनके हवाले हो जाते हैं तो उन कपड़ों के ऊपर फिर स्टेन मार्क्स को देखा जाता है। रेजिडुअल जो DNA मटीरियल होता है, जिस तरह स्किन हो गई या बाल हो गए, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको मार्क किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी बॉडी, विक्टिम की जो बॉडी होती है उसको एग्जामिन किया जाता है फॉर ब्रूज मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि विक्टिम का स्वैब टेस्ट लिया जाता है। इन स्वैब टेस्ट का मकसद ये होता है कि जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई रेजिडुअल बॉडीली फ्लूइड अगर रह गया, कोई ऐसा मटेरियल कि जो हेल्प कर सके आगे चल के केस को स्ट्रॉन्ग करने में और आइडेंटिफाई करने में। अब ये सारा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है जिसे MLC यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इस मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यही वाला सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो आगे जाके ट्रायल में भी प्रोसिक्यूशन को भी हेल्प करता है और डिफेंडेंट को भी हेल्प करता है इन केस अगर कोई फॉल्स एलिगेशन हो या कोई फॉल्स केस हो। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, जो स्वैब्स लिए जाते हैं विक्टिम से, उन स्वैब्स को फिर भेजा जाता है फोरेंसिक्स में और फोरेंसिक लैब में जाके फर्दर उसकी टेस्टिंग और एग्जामिनेशन होती है। तो मीनवाइल ये होता है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, जब तक ये तिबी मुआयना विक्टिम का हो रहा होता है, तो मीनवाइल पुलिस FIR लॉन्च करती है और उस FIR में जो भी नॉमिनेटेड एक्यूज्ड इंसान होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको अरेस्ट करके उनका भी मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उस मेडिकल टेस्ट में जो कि एक्यूज्ड का या अब्यूज़र का किया जाता है उसको पोटेंसी टेस्ट कहते हैं, जो कि ये चीज़ जानने के लिए किया जाता है कि क्या वाकई ही ये शख्स फिज़िकली केपेबल है टू कमिट रेप और नॉट, ताकि उसको बाद में विक्टिम के बॉडी से मिलने वाले फ्लूइड के साथ या उसके विक्टिम की बॉडी से मिलने वाले DNA के साथ मैच किया जा सके। तो मीनवाइल जब तक रिपोर्ट फोरेंसिक लैब से नहीं आती तब तक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ अर्सा थाने में रखने के बाद उसको फिर मुतल्लिका जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर फर्दर ट्रायल इन द कोर्ट। तो ये तो इनिशियल प्रोसेस होता है। अगर विक्टिम अंडर एज्ड है, एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, चाहे मेल किड है या फीमेल किड है, तो उस केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन होती है। फॉर एग्जांपल जब भी कंप्लेंट लॉन्च होगी तो कंप्लेंट लॉन्च होने के टाइम पे ज़रूरी ये है कि विक्टिम के साथ कोई ब्लड रिलेटिव हो, एक ऐसा ब्लड रिलेटिव जो एडल्ट हो, उसका भाई, उसका फादर या कोई भी उसका फैमिली मेम्बर जिसके पास अपना ID कार्ड हो ये प्रूव करने के लिए कि वो विक्टिम के साथ रिलेटेड है। और दूसरी बात ये कि अगर एक फ़ीमेल अंडर एज किड है या फिर एक फ़ीमेल एडल्ट वुमेन है जिसके साथ रेप या फिर अटेम्प्टेड रेप का केस हुआ है, तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि एक फ़ीमेल कांस्टेबल भी साथ होती है जो कि उसको असिस्ट करती है। जो नए लॉज हैं वो ये कहते हैं कि जो भी रेप के विक्टिम्स हैं दे डू नॉट नीड टू कम टू द कोर्ट टू गिव देयर स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द एम्बेरसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन। तो ऐसे तमाम केसेस में विक्टिम्स को ये वाली प्रोविज़न भी दी जाती है कि वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं।
फिर ऐसे तमाम केसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इन कैमरा होती हैं और उनको ऑब्वियसली एनोनिमस रखा जाता है, विक्टिम्स के नामों को भी एनोनिमस रखा जाता है इन ऑर्डर टू सेव देम एंड देयर फैमिली एम्बेरसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन इन द सोसाइटी। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल क्राइम्स तो पाकिस्तान के पीनल कोड में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि इसे डील करते हैं, जैसे 375 है, 376 है, 377 है, इसी तरह से 364 ए है, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अगर बात की जाए तो 292 ए है, बी है, सी है। तो ये सारे सेक्शन हैं जो कि सेक्सुअल क्राइम के साथ स्पेसिफिकली डील करते हैं। साथ ही साथ जब से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल आया तो उसके बाद से तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पीनल कोड में स्पेशल प्रोविजन है। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं वो 377 और 376 है। किसी भी फीमेल के साथ अगर मोलेस्टेशन, अब्यूज़, हरेसमेंट, रेप या अटेम्प्टेड रेप का कोई भी केस होता है तो उसे चार्ज किया जाता है अंडर 376। जबकि 377 का जो सेक्शन है उसे पाकिस्तान पिनल कोड में सोडमी कहा जाता है। अब ये सोडमी इटसेल्फ एक बहुत आउटडेटेड टर्म है। ये एक ऐसी टर्म है कि जो ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान के पिनल कोड या अपने पिनल कोड में 1860 में इंट्रोड्यूस की थी, और ये वो टाइम था व्हेन ब्रिटिश लॉ वाज आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन मिथोलॉजी। और अगर आप क्रिश्चियन मिथोलॉजी को उठा के देखें या क्रिश्चियन थियोलॉजी को उठा के देखें तो उसमें सॉडम एंड गमोरा की एक पूरी लेजेंड है। अगर आप इस्लामिक ट्रेडिशन के साथ कोरिलेट करें तो कौम लूत का जो पूरा वाक़या है वो आपको क्रिश्चियनिटी में सॉडम एंड गमोरा की स्टोरी के साथ कोरिलेट करता हुआ नज़र आता है। तो उस ज़माने में किसी भी किस्म के ऐसे एक्ट को कि जो नॉर्मेटिव सेक्सुअल बिहेवियर से बाहर होता था उसको सॉडमी कहा जाता था। तो उस टाइम का पिनल कोड 1860 का बना हुआ आज भी पाकिस्तान में उसी शेप में इम्प्लीमेंटेड है, और इसमें केसेस लाइक एनी सॉर्ट ऑफ होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, फोर्स्ड और कंसेंशुअल इज़ इन्वॉल्व्ड। उसके साथ साथ बिस्टियलिटी इन विच अ पर्सन कमिट्स एनी sexual activity with an animal, that is also charged under 377. तो कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ का केस के जिसमें जो विक्टिम है उसका जेंडर मेल है तो उसको चार्ज किया जाता है अंडर 377, और कोई भी ऐसा चाइल्ड अब्यूज़ का केस के जिसमें विक्टिम का जो जेंडर है वो फीमेल है तो उसको चार्ज किया जाता है अंडर 376। जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के पिनल कोड में अभी तक चाइल्ड अब्यूज़ का स्पेसिफिकली कोई सेक्शन नहीं है, विच मीन्स कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर व्हेन इट कम्स टू द केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। अगर आप 376 की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जबकि 377 सोडमी उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज़ 10 ईयर्स, और मिनिमम तो उससे भी कम है, जिसमें कुछ साल और साथ में एक मीगर अमाउंट आपने जुर्माने की पे करने हैं, देन यू कैन गो स्कॉट फ्री। चाइल्ड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस हैं इनके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी अब बात होना शुरू हुई है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसे केसेस में विक्टिम और अब्यूज़र दोनों ही माइनर्स हैं। जो जुवेनाइल केसेस हैं उनमें ऑब्वियसली पनिशमेंट्स भी डिफरेंट हैं और उसमें जो प्रोसीजर है वो भी डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान के लॉ की बात करें तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर एक्ट, कि क्या जब ये एक्ट परफॉर्म किया अक्यूज़ ने, क्या उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबल इनफ था या वो इस चीज़ का इदराक रखता था कि जो मैं एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ इसके इम्प्लिकेशंस या इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इसकी पहले एज लिमिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की पहले एज लिमिट 12 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 14 साल कर दिया गया। मतलब 14 साल से पहले अगर कोई इस किस्म का केस सामने आता है तो उसमें बहुत माइनर किस्म की पनिशमेंट होती है। कुछ केसेस में तो वार्निंग या कुछ जुर्माना दे के तो वो केस ख़त्म कर दिया जाता है। अगर 14 साल से ऊपर का कोई केस होता है तो उसमें फिर स्वेयर पनिशमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि दैट किड इज़ कंसिडर्ड टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्शंस। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें अवेयरनेस ना होने की वजह से विक्टिम्स बाज़ औक़ात टाइम पे अपने तिबी मुआयने के लिए नहीं पहुंचते। अगर वो पहुंच जाएं तो उनको इस चीज़ का इदराक नहीं होता कि आपने आने से पहले अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज नहीं करना या आपने शॉवर नहीं लेना
या आपने कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं परफॉर्म करना है कि जिससे आपकी जो ज़ाहिरी हालत है उस पर कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर विक्टिम एक मेडिको लीगल ऑफिसर तक नहीं पहुंचता तो एविडेंस के टेम्पर होने का एक बहुत बड़ा चांस होता है। इसका बेनिफिट जो है वो हमेशा अक्यूज़ को मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि बैकलॉग होता है बहुत ज़्यादा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक ही है पूरे पाकिस्तान में, और उस फैसिलिटी में इतना ज़्यादा केसेस के एविडेंस होते हैं कि उनको उन सारे एविडेंस को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात सालों गुजर जाते हैं। जब वो सालों गुजर जाते हैं तो उस दौरान होता ही है कि अक्यूज़ जब जेल में अपने ट्रायल का वेट कर रहा होता है, हियरिंग्स का वेट कर रहा होता है, तो उसके जो लॉयर्स होते हैं वो अमूमन जज के सामने ये केस पेश करते हैं कि क्योंकि हमारा क्लाइंट काफ़ी अरसे से जेल में है, तो और उसके ऊपर कोई भी इस तरह से कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई और कोई कंक्लूसिव एविडेंस भी नहीं आया, तो काइंडली उसको बेल ग्रांट की जाए। तो ऐसे तमाम एक्यूज़ जब बेल पे बाहर आते हैं तो जेन्युइन केसेस में तो अक्सर ये होता है कि वो बाहर आके कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, या फैमिली के ऊपर प्रेशर डाल के या विक्टिम के ऊपर प्रेशर डाल के वो किसी न किसी तरह से उस केस को ख़त्म करवा देते हैं। कोई भी ऐसे केसेस आते हैं कि जिनमें सेम जेंडर में कोई अब्यूज़ का केस है, तो उसमें जब मेडिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसमें इस चीज़ को भी टेस्ट किया जाता है कि क्या जो विक्टिम है या जो जिस शख्स ने कंप्लेंट लॉन्च की है, इज़ ही अ हैबिचुअल पर्सन हु हैज़ हैड सच इंटरेक्शन विद अदर पीपल बिफोर, या फिर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज़ हैपनिंग टू हिम और हर। अगर ऐसा कुछ नज़र आता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ रिकरिंग मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, उसमें इस चीज़ को रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि ये पहले से इस तरह के इंटरेक्शंस कर चुका है, और वो वाले केस जो होते हैं वो वहीं पे वीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर एक बायस आ जाता है, क्योंकि फिर उसमें टैबू ये इन्वॉल्व होता है कि इफ़ यू आर हैबिचुअल और इफ़ यू हैव हैड सच इंटरेक्शन बिफोर, हाउ कैन यू बिलीव दैट दिस टाइम इट वाज अ रेप और दिस टाइम इट वाज नॉन कंसेंचुअल। तो कॉन्सेंट का जो पूरा आइडिया है उसको तो अटैच कर दिया जाता है विद हाउ ऑफन डू यू हैव सेक्सुअल इनकाउंटर्स। तो इस पूरे बायस की वजह से भी अक्सर जो विक्टिम्स होते हैं दे डू नॉट कम फॉरवर्ड, कि उनको लगता है कि सबसे पहले तो हमें इस बात पे जज किया जाएगा कि मे बी यू आर इन ऑन इट। जो विक्टिम ब्लेमिंग का पूरा जो रूटीन है शायद उसी को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगा के अगर आप किसी शख्स को अक्यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो जिससे मैंने बताया कि एविडेंस को कलेक्ट करना, फिर उसको फोरेंसिक लैब तक भेजना, वो पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर ये पता लगता है कि ये पूरे का पूरा केस झूठा था, ऐसे केस में किसी भी किस्म की रिप्रिकॉशंस जो हैं वो एक्यूज़र पे नहीं आते। हाँ, डिफेमेशन के केसेस आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरत तो इस बात की है कि केस जब कोई फॉल्स एलिगेशन का केस एंड पे कंक्लूड होता है कि इट वाज फॉल्स, तो स्टेट इटसेल्फ शुड बिकम अ पार्टी ऑफ दैट केस एंड इट शुड इटसेल्फ प्रोसिक्यूट द पर्सन हु हैज़ लेवल्ड एनी फॉल्स एलिगेशन। अच्छा, एक केस ऐसा भी था कि जिसमें जो बच्चा था वो ज़ाहिर है उसका ट्रायल अभी चल रहा था और अभी उसे कुछ वीक्स ही हुए थे जेल में आए हुए। उसका ये कहना था कि वो मंडी में काम किया करता था, सब्ज़ी मंडी में। उसका ये कहना था कि एक दफ़ा मैं इसी तरह से कुछ सामान लेने गया और मैं वहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। जब मैं वापस आया तो आई सॉ जो उसका मालिक था हैविंग सम सेक्सुअल एनकाउंटर विद अनदर किड। उसने कहा जब मैंने सारा वाक़या देखा तो ऑब्वियसली मैं डर गया और डर के मैं वहाँ से भाग गया। मेरे मालिक को पता चल गया कि ऑब्वियसली मैंने देख लिया। तो उसने इस डर से कि कहीं मैं ना किसी को बता दूँ, उसने पुलिस को कॉल की और पुलिस को बुला के उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने कोई जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की है उस बच्चे के साथ जिसके साथ वो खुद इन्वॉल्व था। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो इस तरह के कई वाक़यात और कई स्टोरीज़ आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, दिस इज़ नो सीक्रेट कि इट्स मैसिवली अंडर स्टाफ्ड, तो अक्सर औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को इनकरेज किया जाता है। लोकल थाने की तरफ से इनकरेज किया जाता है कि जो भी मामला है आप आपस में बात करके इसको तय करके डील कर लें, जो कि अक्सर केसेस में हो भी जाता है। जेन्युइन केसेस भी अगर हों तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ही कुछ एक्यूज्ड और जो अक्यूज़र होता है उनकी दोनों की फैमिलीज़ के आपस में कोई सेटलमेंट हो जाती है और एंड पे वो केस
कोर्ट तक जाता ही नहीं है। और अगर कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट में भी वही प्रॉब्लम है जो कि फोरेंसिक लैब में प्रॉब्लम है कि कोर्ट्स ओवरवर्कड है, वहाँ पर बैकलॉग इतना ज़्यादा है, इतने केसेस पेंडिंग है कि पीछे से जो और केसेस आते हैं उनको तो उनका ट्रायल करने का टाइम ही नहीं होता। और जब तक टाइम होता है तो तब तक वो केस इतना पुराना, इतना वीक हो चुका होता है कि उसके ऊपर कंक्लूसिवली कोई जजमेंट देना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे रेप के और अटेम्प्टेड रेप के केसेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।